सावन के तीसरे सोमवार पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कवर्धा के कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कराई। ये नजारा अद्भुत था। सीएम ने भौरमदेव मंदिर में पूजा अर्चना कर भोले बाबा से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कांवड़ यात्रियों पर फूलों की बारिश और सीएम के बयान पर अब सियासत गरमा गई है। कांवड़ियों पर क्यों हो रही है सियासत, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पहली बार कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। भोरमदेव में सीएम ने किया स्वागत। सीएम विष्णुदेव साय ने कांवड़ियों का पुष्प वर्षा से किया स्वागत। श्रद्धालुओं को खीर पुड़ी के प्रसाद दिए। छत्तीसगढ़ में कांवड़ियों पर सियासत। पिछली बार कांवड़ियों पर जुल्म हुआ था सीएम, इसीलिए अब उन पर हमने फूल बरसाए हैं। सीएम के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। बीजेपी करती है धर्म की राजनीति। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पहली बार हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बाबा भोरमदेव मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भगवान शिव के प्रति लोगों की अटूट आस्था और भक्ति देखकर मन प्रसन्न है। हमने इस आयोजन के माध्यम से श्रद्धालुओं को सम्मानित करने और उनकी यात्रा को सुखद बनाने का प्रयास किया है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा एक ऐतिहासिक क्षण है। हमें खुशी है कि हम इस आयोजन का हिस्सा बने। सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि पिछली बार कांवड़ियों पर जुल्म हुआ था, इसीलिए अब उन पर हमने फूल बरसाए हैं। विकास के लिए जितना अच्छे से अच्छा काम हो सकेगा वह सब किया जा रहा है। सनातनियों के ऊपर में लाठी डंडा चलता था, लेकिन अब उनके ऊपर में पुष्प वर्षा हो रहा है। वहीं सीएम के बयान पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने सीएम के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। कभी भी कवर्धा में लाठी नहीं बरसाई गई है। बीजेपी लड़ाई और दंगा कराती है। कांग्रेस सभी धर्म का उचित सम्मान करती है। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दे कि हिंदुत्व के धर्म की वह ठेकेदार है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो विश्वमन करती है, लड़ाई करवाती है, दंगा करवाती है, धर्म के बीच में झगड़ा करवाती है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का उचित सम्मान करती है। हमारी सरकार से कभी लाठियां नहीं भरती। देखिए, ये धर्म की आड़ में लेकर राजनीति करते हैं और जाति धर्म के आधार पर ही समाज को बांटने का काम करते हैं और इसी तरह का विचार माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं, जो एक गलत परंपरा है। पुष्प वर्षा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का बयान उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं हेलीकॉप्टर से शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होने पर हो रही सियासत से किसको कितना फायदा मिलेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। मध्य प्रदेश में अब मेडिकल की पढ़ाई में हिंदी का कंप्लीट डोज तैयार हो गया है, यानी कि अब MBBS डॉक्टर हिंदी मीडियम के तहत भी पूरा किया जा सकता है। मोहन सरकार ने अपने इस टारगेट को पूरा किया। मेडिकल छात्रों की हिंदी में बढ़ती रुचि ने सरकार के इस अग्रणी काम को बल भी दिया है। भोपाल से देखिए एक खास रिपोर्ट। MBBS में हिंदी का कंप्लीट डोज मोहन सरकार ने टारगेट किया पूरा। MBBS का हिंदी मीडियम वर्जन। MP में हिंदी का बोलबाला। हिंदी पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। दरअसल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम में मटेरियल की उपलब्धता पर समीक्षा बैठक ली थी। इस बैठक में अफसरों ने MBBS पाठ्यक्रम की अधिकांश हिंदी की पुस्तकें लाइब्रेरी में उपलब्ध होने की जानकारी को साझा किया। मोहन सरकार शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले चिकित्सा शिक्षा के सभी वर्षों की पाठ्य पुस्तकें हिंदी भाषा में उपलब्ध कराएगी। हिंदी भाषा में MBBS पाठ्यक्रम का लाभ ले रहे छात्रों के फीडबैक से सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। लगभग 10% स्टूडेंट
हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाई कर रहे हैं। 20 में से 15 बुक हिंदी में तैयार। मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में सभी बुक उपलब्ध। 5 बुक के ट्रांसलेट का काम पूरा। 10 सितंबर तक प्रिंट होंगी बाकी बुक। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होने पर कांग्रेस के तंज का जवाब बीजेपी ने दिया। प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार के फैसले जन भावनाओं से जुड़े होते हैं। लंबे समय से हिंदी भाषा के विद्यार्थी प्रोफेशनल पाठ्यक्रम को करने में असहज महसूस कर रहे थे। सरकार ने नवाचार किया और पाठ्यक्रम को हिंदी में किया गया। उन्होंने कहा कि मेडिकल में हिंदी पाठ्यक्रम लागू करने के नवाचार की श्रेणी में मध्य प्रदेश अग्रणी है। इसमें स्टूडेंट्स की बड़ी संख्या में रुचि भी दिख रही है। अब हिंदी आने वाले समय में दूसरे पाठ्यक्रम में भी लागू होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो निर्णय होते हैं वो जन भावनाओं के प्रतिबिंब होते हैं। एक लंबे समय से देखने में आता था कि हमारी मातृभाषा के माध्यम का जो विद्यार्थी है वो इन प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में जाके अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस करता था। इसलिए मध्य प्रदेश उन राज्यों में नवाचार की श्रेणी में अग्रणी बना जिसने हिंदी पाठ्यक्रम लागू किया। और ये हर्ष का विषय है, इस हिंदी पाठ्यक्रम के लिए कई छात्र बड़ी संख्या में निकल के आ रहे हैं और ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो दिशा थी वो प्रासंगिक है। ये नवाचार अब दूसरे पाठ्यक्रमों में भी और दूसरे श्रेणियों में भी लागू किया जाए। कांग्रेस ने एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी होने पर सरकार पर तंज कसा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि कई पाठ्यक्रम इंटरनेशनल स्तर के हिसाब से होना चाहिए। बीजेपी का रवैया नेताओं के बच्चों के लिए अलग है। नेताओं के बच्चे क्यों दूसरे देशों में अंग्रेजी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी के बच्चों के लिए हिंदी पाठ्यक्रम क्यों? उन्होंने कहा कि सरकार मेडिकल की पढ़ाई को बर्बाद कर रही है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में हिंदी का प्रयोग विफल रहा। हिंदी में इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट नहीं मिले। मैं समझता हूं कि कुछ चीज़ों की पढ़ाई जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उनके हिसाब से होनी चाहिए। जिन्होंने हिंदी मीडियम में एमबीबीएस की पढ़ाई करवाई है उन्होंने अपने बेटे को पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में क्यों पढ़वाया? नेताओं के बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे और हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में मेडिकल की पढ़ाई भी नहीं करवाएंगे। ये जो दोगलापन है भाजपा का, ये उजागर होता है। और अगर ये हकीकत से आपको नहीं रूबरू होना है तो मत होइए, लेकिन इंजीनियरिंग को जिस तरह से बर्बाद किया है मध्य प्रदेश में, उसके एक आध दो उदाहरण जाकर देख लीजिएगा कि एक भी बच्चा ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो मेडिकल की पढ़ाई भी बर्बाद होने जा रही है। सरकार की मंशा है कि मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा दिया जा सके। जो छात्र हिंदी में पाठ्यक्रम नहीं होने की वजह से पीछे हैं, वह भी आगे बढ़ सके और मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा मिल सके। ये ऑप्शनल पढ़ाई है। जिन्हें हिंदी में पढ़ना है वह हिंदी में पढ़ाई कर सकते हैं। जिन्हें अंग्रेजी में पढ़ना है वह अंग्रेजी में पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराए जाने पर सियासत शुरू हो गई है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया था। साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया। 5 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में अब इसे लेकर सियासी वार पलटवार हो रहा है। क्यों हो रही है सियासत, इस पर देखिए ये रिपोर्ट। आर्टिकल 370 हटने के आज 5 साल पूरे। आज ही के दिन आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया गया। राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था।
अमरनाथ यात्रा भी एक दिन के लिए की गई स्थगित। गैर भाजपा दलों ने निकाली रोष रैली। गैर भाजपा दलों का काला दिवस मनाने का ऐलान। गौरतलब है कि आज ही के दिन यानी 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया था। साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। धारा 370 हटाने की 5वीं वर्षगांठ के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में शहर से लेकर गांव तक कड़ी निगरानी की जा रही है, ताकि पाकिस्तान से किसी भी तरह की घुसपैठ या अन्य घटनाओं को रोका जा सके। आर्टिकल 370 हटने की 5वीं वर्षगांठ, यह हमारे एजेंडे में था। बीजेपी, कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार। मोदी सरकार श्वेत पत्र जारी करे। कांग्रेस, कश्मीर में कोई फर्क नहीं पड़ा। घाटी से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर बीजेपी के कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह हमारे एजेंडे में था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया। वहीं राजेश मूणत ने कहा कि कश्मीर में शांति, युवा को रोजगार, कश्मीर में पर्यटक बढ़े, लोगों के अंदर लोकतंत्र का विश्वास बढ़ा। अब वह एक प्रधान है, एक निशान है। हम लोगों के एजेंडा में था और इसी के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान भी हो गए, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब वो प्रधानमंत्री बने तो धारा 370 कश्मीर से हटा। अब वहाँ कोई भी देश का व्यक्ति जमीन खरीद सकता है, मकान बना सकता है, बस सकता है। पहले ये सुविधा वहाँ पर नहीं थी। कल तक कश्मीर के अंदर गोलियों की आवाज, बम की आवाज सुनाई देती थी। आज धीरे धीरे 5 साल धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की जनता भी खुले में हवा ले रही है, खुशहाली आ रही है। वहां का पर्यटक बढ़ा है, वहां शांति का टापू स्थापित हो रहा है। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के नए नए संसाधन एकत्र हो रहे हैं। स्कूलों के अंदर बच्चों की दर संख्या बढ़ गई है, पढ़ने वालों की। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चालू हो गया है। देश भर के पर्यटक वहां जा ही नहीं रहे, वहां पर व्यापार व्यवसाय करने के लिए भी बाहर के बहुत सारे लोग आकर के काम कर रहे हैं। और यह जो कल तक अपनी बपोती समझते थे जो कश्मीर को, उन सबके मुंह पर लोकतंत्र ने तमाचा मारा। चुनाव के अंदर लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो गोलियों के बल पर इस देश को चलाते थे, अब वो बैलेट के बल पर कश्मीर चल रहा है। घाटी से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी के नेताओं को अपने चश्मे का नंबर चेक करना चाहिए। 370 हटने के बाद कितने बाहरी लोग कश्मीर में जाकर जमीन के लिए बीजेपी को नाम बताना चाहिए। 370 हटने के बाद भी आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं? प्रतिदिन बड़े बड़े घटनाएं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को और शांति दिख रही है। बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा था 370। देश की राजनीति और कश्मीर में कोई फर्क नहीं पड़ा। मोदी सरकार श्वेत पत्र जारी करे। 370 हटने के बाद कितनी आतंकी घटनाएं हुई है? 370 हटने के बाद कितने बाहरी लोग वहां जाके जमीन लिए, भारतीय जनता पार्टी को नाम बताना चाहिए। 370 हटने के बाद भी लगातार आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं कश्मीर में? 370 इनका पॉलिटिकल एजेंडा था। उसको हटाने से कश्मीर की राजनीति में, देश की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ा। कश्मीर की जो फिजा थी वहाँ पे शांति का वातावरण नहीं बना। 370 हटाने के बाद कितनी आतंकी घटनाएं हुई हैं, कितने लोगों को वहाँ पे बसाहट हुई है, कितनी वहाँ पे शांति की स्थापना हुई। बल्कि एक
अच्छे भले राज्य को विभाजित कर दिया गया। कश्मीर तो कश्मीर छोड़िए, लद्दाख में अशांति फैली हुई है, वहाँ के लोगों को के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। 5 साल हो गए वहाँ चुनाव नहीं करा पाए आदरणीय मोदी जी। प्रजातंत्र नाम की चीज नहीं रह गई है। रोज आतंकी हमले पाकिस्तान से हो रहे हैं, चीन कहीं सीमा में घुस जा रहा है। तो ये मोदी जी की उपलब्धि है, दिखाने के लिए कुछ है और कहने के लिए कुछ है। दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस से जुड़ी धारा 370 से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र शासित प्रदेश में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी जल्द वापस दिया जाए। रिपोर्ट्स की माने तो चुनाव आयोग अगले 1 हफ्ते के भीतर जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकता है। इधर मध्य प्रदेश में ब्रेक फ्री विकास तेजी से हो रहा है और इसके लिए मोहन सरकार के पास पर्याप्त बजट है। सरकार का खजाना भी भरा हुआ है। विकास के लिए सरकार एक बार फिर से कर्ज लेगी। विकास की रफ्तार बनी रहे इसके लिए भरपूर बजट है। सरकार नई योजनाओं को एक के बाद एक फिर से शुरू कर रही है। प्रदेश में कोई भी दूसरी योजना बंद नहीं होगी। देखिए खास रिपोर्ट। बिना ब्रेक के तेजी से हो रहा विकास। प्रदेश में कोई भी योजना नहीं होगी बंद। विकास के लिए फिर सरकार ने लिया कर्ज। रफ्तार नहीं होगी धीमी। बजट है भरपूर। भरा हुआ है मोहन सरकार का खजाना। मध्य प्रदेश सरकार भले ही कर्ज के बोझ के तले दबी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार बनी रहे, इसमें कोई ब्रेक ना लगे, इसके लिए मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। वित्त विभाग ने केंद्र को लगभग 1.5 महीने पहले कर्ज लेने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र ने मंजूरी दे दी है और अब मोहन सरकार 5,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है, जिसे 2 किश्तों में लिया जाएगा। पहला कर्ज 2500 करोड़ रुपए का 11 साल के लिए लिया जाएगा, वहीं दूसरा 2500 करोड़ रुपए का कर्ज 21 साल के लिए लिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का करीब 4 लाख करोड़ का बजट है और लगभग उतना ही कर्ज पहुंच चुका है। औसत हर महीने सरकार 2000 करोड़ का कर्ज ले रही है। विपक्ष हर बार इस कर्ज को लेकर सरकार को घेरती है। इस बार भी विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने बताया कि मोहन सरकार विश्वसनीयता है, इसलिए उन्हें कर्जा मिल रहा है। प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। हर वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। कांग्रेस के बीमारू राज्य को बीजेपी सरकार ने सुचारू बनाया। सरकार कर्ज को समय पर चुकाती है, इसलिए आगे फिर कर्ज लेने का मौका मिलता है। कांग्रेस ने 60 साल केंद्र में सरकार चलाई है। विभिन्न राज्यों में आज भी उनकी सरकारें चल रही हैं। मुझे लगता है कि ये तो आम जनता भी जानती है कि जिसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी होती है उसको कर्ज मिलता है। एक व्यापारी का भी उदाहरण लेंगे तो वही व्यापारी मार्केट में इस्टेब्लिश होता है जिसका मार्केट में कोई जगह हो, जिसका रिटर्न हो। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, यूथ के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पूरे प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश को जो कांग्रेस बीमारू छोड़ के गई थी उसने आज सुचारू बनाने का काम किया और स्वर्णिम की ओर आगे लेकर चल रही है। यही ताकत आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कर्ज लेने के लिए उपयुक्त भी बनाती है और समय पर हम इसको चुकाते भी हैं, इसलिए आगे उसको लेने में मौका भी मिलता है। कोई भी सरकार हो कर्ज लेती ही है। ये एक प्रक्रिया है जो विकास के कार्यों को निरंतर बनाए रखती है। सरकार कर्ज को चुकाने का भी काम करती है। मोहन सरकार ने भी नियम प्रावधानों के तहत कर्ज लिया। जब भी सरकार को बजट की जरूरत पड़ती है तो कर्ज लेकर उसे पूरा करती है। ये कोई नई बात नहीं। हर सरकार को कर्ज लेने का अधिकार है। विपक्ष जरूर इसी कर्ज पर सियासत करता है, जो उसका काम भी है।
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3% लोन ले सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार केंद्र अगर किसी राज्य को कर्जा देता है तो राज्य सरकार के पास उस लोन का कुछ हिस्सा अभी भी बकाया है, तो वो राज्य सरकार की सहमति के बिना कोई भी लोन नहीं ले सकता। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट का कहना है कि बीजेपी सरकार कमीशन खोरी के लिए कर्ज लेती है। ये कर्ज ठेकेदारों को बांटा जाता है। कांग्रेस का आरोप है कि इस सरकार में जनता से जुड़े काम नहीं हो रहे और जनता परेशान है। जनता का वोट के रूप में साथ लेकर ठेकेदारों का विकास, कमीशन खोरों पर विश्वास, यही है भाजपा का प्रयास। यही कारण है कि सरकार जो है कमीशन खोरी के काम, जो ठेकेदारी के काम हैं, उनके लिए कर्जा लेती है और घी पी लेती है, क्योंकि ना कुपोषण दूर हुआ, ना गरीबी दूर हुई, ना हमारे बच्चों की शिक्षा का प्रबंध हुआ। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, तो ये कर्जा क्यों लिया जा रहा है जब कहीं कोई व्यवस्था नहीं है? तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो है केवल कर्जा लेकर घी पी रही है। विपक्ष अपना काम कर रहा है और सरकार अपना। प्रदेश की विकास की रफ्तार में तेजी आए, ये मोहन सरकार की कोशिश है। सरकार का दावा है कि उसके खजाने भरे हुए हैं। जनता के लिए सरकार के पास बजट की कमी नहीं। जन हितैषी योजना प्रदेश के विकास के लिए सरकार हर संभव प्रयास करती है और उसे पूरा करने का काम भी करती है। मनोज राठौर, BSTV। इधर मध्य प्रदेश में लाडली बहनों से किए गए वादे को अब पूरा किया जा रहा है। ये वादा था कि उन्हें ड्रीम हाउस दिया जाएगा। मोहन सरकार ने इसके लिए बजट में प्रावधान किया और अब पात्र लाडली बहनों को आवास देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर बहनों का आवास का सपना कैसे पूरा होगा, देखिए ये खास रिपोर्ट में। लाडली बहनों का ड्रीम हाउस, मोहन सरकार कर रही सपने को पूरा। लाडली बहनों से किए वादे को निभाया। आवास की है बारी, सरकार ने की तैयारी। अब हर बहना का सपना होगा पूरा। विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का ऐलान किया। सभी का सपना होता है कि उनका अपना आवास हो। अब इस सपने को मोहन सरकार पूरा करने जा रही है। इस योजना के तहत अब तक लाडली बहनों के 63 लाख से ज्यादा आवेदन आ गए। आवास निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता राशि प्रस्तावित है। इसके लिए बजट में इसका ऐलान भी हुआ है। सरकार की कोशिश है कि अधिकतर आवासीन प्रधानमंत्री आवास और जनमन योजना में आ जाएं, ताकि प्रदेश को कम से कम आवास बनाने के लिए अपने वित्तीय संसाधन लगाने पड़े। जितने आवेदन अभी तक मिले हैं, उनमें से उन पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ दिया जाएगा जिनके पहले से खुद के आवास ना हो। प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा पात्र लाडली बहना। योजना के तहत अब तक 63 लाख से ज्यादा आवेदन आए। पहले से आवास योजना का लाभ लेने वाले आवेदक अपात्र होंगे। पीएम आवास योजना की तरह राशि का निर्धारण किया जाएगा। शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन से होगा। जल जीवन मिशन से नल से जल का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पर प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए बीजेपी सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय है। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजना देश में रोल मॉडल बनी है। ये योजना निरंतर चलती रहेगी। देखिए, महिला सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लिए सदैव प्रतिबद्धता और प्राथमिकता का विषय रहा है और यही कारण है कि लाडली लक्ष्मी हो या लाडली बहना, ये सभी की सभी योजनाएं पूरे देश में रोल मॉडल बनी है। नई सरकार के आने के बाद नए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 450 रुपये में सिलेंडर हो, 250 रुपये बहनों को राखी के पर्व पर हो, ऐसी जितनी भी योजनाएं थी वो निरंतर चलती रहेंगी, नए आयाम गढ़ेंगी और मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल कायम करेगा।
मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण में नई मिसाल कायम कर रहा है। लाडली बहनों के लिए बीजेपी नए नए ऐलान भी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने 3,000 रुपए महिलाओं को देने का वादा नहीं किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट का कहना है, बीजेपी आंकड़ों का झूठा खेल खेलती है। सरकार ने लाडली बहनों के साथ धोखा किया। 450 में गैस सिलेंडर हर बहन को नहीं दिया जा रहा। जरूरतमंदों के पास अभी भी आवास नहीं, फिर आवास के नाम पर लाडली बहनों के साथ धोखा किया जा रहा है। आंकड़ों की बाजीगरी करने में ये सरकार माहिर है। भाजपा की सरकार आंकड़ों का झूठा खेल खेलती है। जहां 1,25,00,000 से ज़्यादा लाडली बहनों की संख्या बताती है सरकार, वहीं 40 लाख लोगों लाडली बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही जा रही है। तो बाकी जो लाडली बहनें हैं, क्या उनके घर में लाडले जीजा को 450 में सिलेंडर लेने का अधिकार नहीं है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो घर देने की बात की जा रही है, तो कह रहे हैं कि 60 लाख बहनों को ही दिया जाएगा। क्यों भाई, सबको दो ना। जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन सबको देने की ज़रूरत है। विपक्ष के आरोपों के बीच मोहन सरकार अपना काम कर रही है। सरकार का दावा है, जो भी वादे महिलाओं से किए गए हैं उन्हें सरकार अपने कार्यकाल में जरूर पूरा करेगी। आवास भी एक कोशिश है, जिसके तहत आवास विहीन महिलाओं को उनके सपनों का घर दिया जा रहा है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। तो चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।